हेलो एवरीवन। ओके, सो सॉरी, फिर से वीडियो कट हो गया था। डोंट वरी, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा अब तक? हमने अभी तक दो चीज़ देखी। ठीक है, अब तक का जो पोर्शन था उसमें हमने अब तक दो चीज़ देखी। फर्स्ट हमने देखा कि क्वाड्स ने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, क्वाड्स ने क्या स्पेलिंग था भाई इसका? ओके, SCHWART, SCHWART। क्वाड्स ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, क्वाड्स ने क्या किया? उसने 10, 40 एंड 70, ओके, ये तीनों के क्या बोला उसने? जब C लेस देन 3 होगा, वेयर C इज डिफाइंड बाई द D40 डिवाइडेड बाई D90, तो उसने क्या बोला? D10 आपको सेंड का साइज लेना है। DC ग्रेटर देन 5 होगा तब आपको D40 साइज लेना है, और C ग्रेटर देन 10 होगा तो वेरी लार्ज पार्टिकल हो गए, या फिर आप बोलो 70% आपको लेना है। दैट मीन्स वेरी वेरी लार्ज पार्टिकल ये इंडिकेट करता है, और सारे पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म है ऐसा भी ये इंडिकेट करता था। तो ये क्वार्ट्स ने जस्ट अपने यूज़ के लिए बताया। बीच में हमने क्या देखा? बीच में हमने देखा कोई एक बच्चा आता है। ठीक है, कोई एक बच्चा आता है जिसका नाम है कोबरली। ठीक है, कोबरली जिसका नाम है। ठीक है, तो ये तो जस्ट अभी हमने क्या डिफाइन किया था? सैंड की साइज को डिज़ाइन किया था बेस्ड ऑन दी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। बीच में एक बच्चा आया कोबरली, उसने बोला कि आप ग्रेवल पैक करते हो। ठीक है, कोबरली ने क्या बताया? ये स्लॉट होगा जहाँ पे आपने ग्रेवल पैक किए। ठीक है, यहाँ पे आपने ग्रेवल पैक किए होंगे, यहाँ पे जो आपने ग्रेवल पैक किए होंगे। तो कोबरली ने इनिशियली बोल दिया, भाई बोलने में तो हर कोई बोल देता है, जैसे डाल्टन ने बोल दिया था कि परमाणु क्या होता है? जो अपना न्यूक्लियस होता है, डेट इज द नॉट डिवाइडेबल। ओके, तो कोबरली ने भी इनिशियली में बता दिया कि यू कैन यूज दिस स्लॉट विथ, ओके, ये विथ है, दैट यू कैन सेट दी 2 टाइम्स D10। ओके, यू कैन सेट W इज इक्वल टू 2 टाइम D10। बाद में उसने अपने रूल को क्या किया? चेंज किया। क्यों? क्योंकि ये वाली जो विथ थी उसमें क्या होता था? छोटा पार्टिकल है, दैट मीन्स 90% पार्टिकल तो छोटे हैं सैंड के, तो फाइन पार्टिकल क्या होते थे? ज़्यादा इसमें से पास हो जाते थे। ओके, तो उसने वो वाला रूल चेंज किया और आप विथ को बताया कि आप विथ को रख दो D10 जितना। ठीक है, तो ये कोबरली ने बोला, और उसने बोल दिया कि मान के चलो यहाँ पे यूनिफॉर्म पार्टिकल है। ओके, क्या है? यूनिफॉर्म पार्टिकल है। ठीक है, तो उसने कुछ इस तरह से बोल दिया। ठीक है, तो ये था कोबरली का थंब रूल। ठीक है, कोबरली का रूल। और उसने साथ में एक चीज़ बताई थी कि यू मस्ट हैव टू टाइटली पैक दी ग्रेवल। ओके, उसने क्या बोला? आपको जो ग्रेवल पैक करने हैं यहाँ पे वो टाइटली पैक करना है, तभी आप यूज़ करो ये वाला। ठीक है, जो स्लॉट की विथ तभी आप कितनी रखो? D10 जितनी। ठीक है, तो ये एक रूल आप लिख लो, कोबरली का रूल। इनिशियली उसने ये वाला रूल बताया था, उसके बाद में उसने बोल दिया कि C लेस देन 3 है तो W इज इक्वल टू D10 होना चाहिए और टाइटली पैक होना चाहिए। सेकंड चीज़ हमने देखा, स्क्वाट ने बोला कि ये इस तरह से 3 चीज़ें वो यूज़ करेगा। आप अपनी सैंड को D10 से इंडिकेट करो जब C लेस देन 3 है। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे ये वाला जो आपका जो लीनियर है, जिस स्क्रीन जो आपने सेट की है वहाँ पे, जो आपने ये स्क्रीन सेट की है, सो ये स्क्रीन ऐसे भी तो हो सकती है। यू कैन प्लॉट द स्क्रीन सच एज लाइक दिस। ओके, इस तरह से आप पैरेलल प्लेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस तरह से अगर आपने सेट किया है तो मान लो आपका सैंड आ रहा है। ठीक है, सैंड यहाँ से आ रहा है, तो सैंड क्या होगा? यहाँ पे एक ब्रिज बना लेगा। क्या करेगा? ब्रिज बना लेगा। ठीक है, क्या करेगा? इसमें ब्रिज बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा? ब्रिज बना लेगा। और आपकी जो परमिएबिलिटी है, यहाँ पे ग्रेवल होगे। ठीक है, आपने ग्रेवल पैक करके रखे होगे, तो ये जो ग्रेवल की जो स्क्रीन की यूज से जो आपने ग्रेवल पैक किए हैं वो क्या कर देगा? यहाँ पे फ्लो को सीज कर देगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है,
ठीक है, तभी तो उसने बोला कि यहाँ पे फाइन्स का ब्रिज ना बने, ठीक है, अपना ब्रिज इफेक्टिव हो, उसीलिए उसने बोला है कि आपको ये वाला डायामीटर D10 जितना रखना है, ठीक है, D10 यानी कि 10% कोर्सर पार्टिकल, 90% फाइनर पार्टिकल। तो उसने क्या बोला कि आप ये वाले शेप को ऐसा ना रख के आप कैसा शेप कर दो, इस साइड इस तरह वी शेप जैसा, ठीक है, आपको आगे बताया था आई गेस, इस तरह से वी शेप कर दो आप, ठीक है, कौन सा वाला, वी शेप कर दो, तो ये इफेक्टिवली होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई पार्टिकल अक्यूमुलेट हो रहे हैं छोटे छोटे, तो वो क्या हो गए, यहाँ से वापस फॉर्मेशन में चले जाएंगे, ठीक है। ये पैरेलल था, तो यहाँ पे आप देखो ये एक स्लोप है, ठीक है, क्या है, एक स्लोप क्रिएट किया है आपने, वैसा आप रखो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी। अब इतनी बात के बाद अब सब ने क्या स्टार्ट किया, अब सब ने बोला कि लेट्स डिज़ाइन दिस ग्रेवल साइज, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये ग्रेवल की क्या साइज़ रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ है मैं आपको बता दूं कि लेटर इट बिकेम क्लियर दैट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपको प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रखना है, यानी कि फाइन्स को वहाँ पे ब्लॉक नहीं करने देना है, तो द फॉर्मेशन शेड मस्ट बी स्टॉप्ड एट द आउटर फेस ऑफ द ग्रेवल पैक। ओके, कहाँ पे आपको आउटर पैक पे ग्रेवल के क्या करना है, सैंड को स्टॉप करना है। इफ सैंड ब्रिजेस अकर विद इन द ग्रेवल पैक इटसेल्फ परमेबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने मान लो यहाँ पे स्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्लॉट है और यहाँ पे आपने ग्रेवल पैक किया है, ठीक है, ऐसे आपने ग्रेवल पैक किया है। दैट मीन्स आउटर फेस पे आपको क्या करना है, आउटर फेस पे, दैट मीन्स सैंड मस्ट नॉट बी एंटर्ड फ्रॉम दिस साइड। ओके, यहाँ से ही सैंड एंटर करना नहीं चाहिए। अगर सैंड यहाँ से एंटर कर रहा है तो जो फाइन्स है वो ये ग्रेवल की के को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इस साइड भी आपका दोनों साइड प्रोफाइल होगा, ठीक है, दोनों साइड होगा ऐसा, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए आपको कौन सा वाला डिज़ाइन इफेक्टिव है, सो देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेवल सैंड साइज़ के रेशियो आपको दे के रखे हैं, ग्रेवल सैंड साइज़ के रेशियो जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे। ये सारे मत याद रखो, फॉर अस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। कौन सा वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो वाला, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो किसने दिया है, शूसर ने दिया है, ठीक है। ये वाला आप याद रखो, शूसर ने दिया वो सबसे इफेक्टिव था। जो आपको नेक्स्ट पेज में डिफाइन करके दिया हुआ है कि क्या बोला है कि इन्होंने थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया है। अब मैं स्मॉल यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर दी सैंड, एंड जो कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर दी ग्रेवल, ठीक है। अब कंफ्यूज में मत रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, ये जो रिजल्ट मिले यहाँ पे आपको, जो किसने बताए है, शूसर ने बताए हैं, बट उसको वेरीफाई किसने किया है, क्वार्ट्ज ने, ठीक है। क्वार्ट्ज ने बोल दिया कि जो शूसर ने किया था, ठीक है, जो शूसर ने जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट दिया था दैट इज़ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हम देखेंगे, स्क्वाड्स ने क्या बोला और शूसर ने क्या बोला, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं शूसर की मेथड, ग्रेवल के डायामीटर को डिफाइन करना है हमें। तो फर्स्ट चीज़ उसने बोली, ठीक है, उसने एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन की, वेलोसिटी, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी। सो फ्लो वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, इसका मीनिंग क्या है, फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्शन रेट, ठीक है, जिस रेट से आपको प्रोडक्शन लेना है वो, डिवाइडेड बाय 50% ऑफ द ओपन एरिया ऑफ द स्लॉट। दैट मीन्स मान लो आपने यहाँ पे ग्रेवल पैक करके रखा हुआ है दोनों साइड, ठीक है।
और यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे मान लो इफेक्टिवली यहाँ का जो एरिया है उसमें से मान के चलो 50 फीट स्क्वायर आपका ओपन है फ्लो के लिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे टोटल 50 स्क्वायर जितना ओपन है फ्लो के लिए। तो आप कितना यहाँ पे प्लॉट करोगे, 25 प्लॉट करोगे, ठीक है। 25 फीट स्क्वायर प्लॉट करोगे तो उसने इस तरह से फ्लो वेलोसिटी को डिज़ाइन करके दिया है, यानी कि 50% ऑफ दी ओपन एरिया ऑफ दी स्लॉट, ठीक है। 50% ही उन्होंने काउंट किया है, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि जब भी आपका C लेस देन 5 है, ठीक है, आपका C लेस देन 5 है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। तो उस टाइम में उसने बोला कि आप जो ग्रेवल का साइज़ है, ठीक है, जो ग्रेवल का साइज़ है, ग्रेवल का डायामीटर कैसा रखो, 6 टाइम ऑफ दी सैंड के डायामीटर से कितने टाइम, 6 टाइम। ये कुछ इस तरह से बोल रहा है कि कैपिटल D10 इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ दी स्मॉल D10, ठीक है। ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल D10 इज इक्वल टू 6 टाइम स्मॉल D10। ये क्या है, सैंड का डाया है, उससे कितना गुना रखो, 6 गुना रखो, ठीक है। सेकंड चीज़ उसने बोली फॉर नॉन यूनिफॉर्म सैंड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सैंड है तो उस टाइम पे उसने क्या बोला, यू कैन यूज़ दी D40 साइज, ओके। उस टाइम पे क्या बोला, 6 टाइम डायामीटर रखो, बट कौन से डायामीटर के 6 टाइम रखो, 40 परसेंटाइल वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स कैपिटल D40 इज इक्वल टू क्या बोला उसने, 6 टाइम स्मॉल D40। कब, जब आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सैंड है, ठीक है। तो दिस टू आर दी फाइनल डायामीटर ऑफ दी ग्रेवल, ठीक है। हमने क्या डिसाइड कर लिया, ग्रेवल का डायामीटर डिसाइड कर लिया, ठीक है। और स्लॉट का डायामीटर कोबर्ली के रूल से डिज़ाइन होगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द श्यूसर, ठीक है। श्यूसर ने क्या बोला, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत नोट में देख के हैं, ठीक है। अब तक क्या था अपना, ठीक है, हमने जो देखा था उसमें क्या ऐड हुआ, देखो फर्स्ट चीज़ हमने देखी थी कोबर्ली का रूल, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। सेकंड इज हमने क्वार्ट्ज ने जो कोफिशिएंट निकालना सिखाया वो हमने देखा ये वाले फॉर्मूले से, और बेस्ड ऑन दिस उसने अपने स्क्रीन किसको डिफाइन किया था, ग्रेटर देन 5 है तो क्या बोला था, D40 बोला था, और C ग्रेटर देन 10 है तो D70 बोला था। तब ये रूल क्या था, स्लॉट की विड्थ को डिफाइन करता था, और उसने क्या बोला, विड्थ कितनी लेनी है, D10 जितनी, जब C लेस देन 3 है तब, और जब भी C ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, C ग्रेटर देन 5 है, एट दैट टाइम यू कैन यूज द W इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द D10, ठीक है। ग्रेटर देन 5 है तो ये वाली यूज़ करो। थर्ड चीज़ स्क्वाड्स ने क्या बोला था, अपनी साइज को इस तरह से डिफाइन करो। इसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आया अपना श्यूसर ने क्या बोला कि जो ग्रेवल का डायामीटर है, ठीक है, ग्रेवल का डायामीटर है D10 ग्रेवल का जो डायामीटर है, तो फॉर C ग्रेटर देन 3 आपको क्या रखना है, C लेस देन 3 आपको क्या रखना है, जो ग्रेवल का डायामीटर है वो D10 रखना है, 6 टाइम ऑफ दी D10। एंड उसने क्या बोला, C जब भी ग्रेटर देन 5 है उस टाइम पे क्या रखना है, D40 इज इक्वल टू 6 टाइम D40। सो ग्रेवल का डायामीटर इसने सजेस्ट किया आपको 6 टाइम रखना है ये वाले डायामीटर से, ओके। सो नाउ यू हैव डिजाइन दी डायामीटर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग है कि 10% पार्टिकल, ये वाला जो डायामीटर है आपने लिया है, ठीक है, ये वाला जो डायामीटर लिया है उसके 10% पार्टिकल कोर्सर है, ठीक है। सिमिलरली आपने जो ग्रेवल पैक सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपने जो ग्रेवल पैक सिलेक्ट किया है तो उसकी ये वैल्यू हुई 6 टाइम D10। तो उसमें ये वाला आप जो डायामीटर है, मान लो ये था 1 mm, ठीक है, ये था 1 mm, तो D10 मिलेगा आपका 6 mm।
तो आपको ऐसा ग्रेवल सिलेक्ट करना है, ऐसा ग्रेवल सिलेक्ट करना है कि जिसका 10% ही 6 mm से बड़े डायामीटर वाला डायामीटर हो। बाकी के 90% को कैसा रखना है आपको, 90% पार्टिकल आपको कैसे रखने हैं, 6 mm से छोटे, ठीक है, 6 mm से छोटे पार्टिकल्स आपको रखने हैं, ठीक है, तभी ये इफेक्टिव होगा, ठीक है, तभी ये इफेक्टिव होगा। ऐसा इसका मीनिंग है। तो फाइनल जो आपका होगा उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने यहाँ पे 6 mm से बड़े ओनली 10% रखे, बाकी सब छोटे रखे तो वो सारे 5 mm के ही हो, ठीक है। इट माइट बी 2 mm के भी हो सकते हैं, 1 mm से छोटे भी हो सकते हैं, बट आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, फिक्स डायामीटर नहीं बताता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू यार आपको कहीं पे भी एक्सप्लेन करना हो तो ये यू कैन यूज़ दिस मेथड। सेकंड चीज़, इसके पहले क्वार्ट्ज ने भी बताया था, ठीक है, क्वार्ट्ज मेथड से भी आपको पता चलेगा। क्वार्ट्ज ने बताया था यू कैन यूज़ द डायामीटर ऑफ द ग्रेवल इज इक्वल टू D40 प्लस D90 का एवरेज, वेयर उसने बोल दिया था D40 बाई D90 इज डिफाइंड एज दी 1.5, ओके। D40 डिवाइडेड बाई D90, देखो ये ग्रेवल की साइज है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेवल की साइज है, कैपिटल D मीन्स ग्रेवल। एंड उसने ये भी बोला था वेयर कैपिटल D40 इज इक्वल टू स्मॉल d40 व्हेन C इज द ग्रेटर देन 5 एंड दी ओके, आपको D40 निकालना है, ठीक है। आपको ये मेथड है जो क्वार्ट्ज ने सजेस्ट किया था, वो वाला आपको क्या फाइंड करना है, डायामीटर ऑफ द ग्रेवल दैट इज द एवरेज ऑफ द D40 प्लस D90। और D40 और D90 कैसे पता चलेगा, तो ये वाले रिलेशन से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, आपको अगर C ग्रेटर देन 5 दे के रखा है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि जो आपका D40 है वही क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल D40 हो जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल D40 की वैल्यू डाल के स्मॉल ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपको डायामीटर मिल जाएगा। सो दिस टू मेथड यू हैव टू रिमेंबर फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो दीज आर द टू मेथड which are important, okay, which both the method are important, okay। so ये आपका 3 चीज़ें हमने अब तो डिज़ाइन कर ली, ठीक है, हमने डिज़ाइन कर ली। सो लेट्स मूव इनटू दिस बुक। सो ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन दी है वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, किस हिसाब से आपको डायामीटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यू कैन रीड दिस बुक, ओके, यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। अब इसने ऑब्जर्व क्या किया था, उसका एक्सपेरिमेंट का ग्राफ एक बार देख लेते हैं, और उसने क्यों 6 टाइम ही रखा वो हम देखेंगे, ठीक है। उसने बोला आप ये वाला कर्व देखो, जब भी डायामीटर 6 है, ये वाला क्या है 6 है, यानी कि टुवर्ड द 6, यानी कि ये वाला आइडियल जोन है, ठीक है। आप जब भी अपना जो ग्रेवल पैक है, ठीक है, ये वाला क्या है रेशियो लिया हुआ है, ठीक है। देखो D50 यूज़ किया है, उसने D50 बोला है, ओके, उसने क्या बोला है, अभी देखो उसने D50 यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, D50 यूज़ किया है, उसने D50 यूज़ किया है। सो दैट मीन्स D50 उसने क्या बोला, 6 टाइम D50 रखा हुआ है, ये वाला ऑब्जर्वेशन उसने लिया है। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन का सैंड है, ठीक है, D50 वाला सैंड है, तो आपको ग्रेवल का भी D50 वाला ही मिलेगा, ठीक है, 6 टाइम आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपके पास जो सैंड है, ठीक है, आपके पास जो सैंड है वो मान के चलो D50 वाला है, ठीक है, कैसा है D50 वाला है, तो आपको ग्रेवल कैसा लेना है, 6 टाइम दी हायर ऑफ दैट D50 वाला लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ये सुसर ने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला
कि जब भी 6 से कम होगा, ठीक है, जब भी 6 से कम होगा दैट मीन्स D50 होगा लेस देन 6। एट दैट टाइम व्हाट्स हैपनिंग, जो परमिएबिलिटी रिड्यूस होता है, ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, लेस देन 6 होगा तो क्या होता है, जो परमिएबिलिटी रिड्यूस है बिकॉज ग्रेवाल इज स्मॉलर देन दी सैंड कंट्रोल, ठीक है। तो बिलो 6 पे क्या उसने ऑब्जर्व किया कि ये वाला डायामीटर है वो छोटा है, ठीक है, किससे, सैंड के डायामीटर से। तो ग्रेवाल का साइज ही छोटा है तो वो सैंड को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, तो उसकी परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी अपने खुद के डायामीटर कम होने की वजह से, ठीक है। सेकंड चीज़, जब 6 से बड़ा हुआ, ठीक है, जब 6 से बड़ा हुआ डायामीटर, जब 6 से ये वाली वैल्यू बड़ी हुई और ये वाली वैल्यू छोटी हुई, तो उसमें क्या हो रहा था, तो उसने देखा कि एट सर्टेन वैल्यू ये वाले जोन में क्या हो रहा है, सैंड का ब्रिज हो रहा है। दैट मीन्स मान के चलो आपने ऐसे ग्रेवाल को पैक किया है, तो उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि आपका जो सैंड है, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रिज बना रहा है, आके क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रिज बना रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका जो ग्रेवाल है उसमें क्या कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से सैंड का ब्रिज क्रिएट हो रहा है जब बहुत बड़ा डायामीटर है, ठीक है, आपका ग्रेवाल का डायामीटर बहुत बड़ा है, उस टाइम पे ये कुछ इस तरह से आपने ऐसे पैक किया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, बीच बीच में जो यहाँ पे जगह बचेगी वहाँ पे ये ब्रिज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जब भी आपने बहुत बड़ा डायामीटर ले लिया, बहुत बड़ा डायामीटर ले लिया, दैट मीन्स इस तरह से कुछ किया, तो इसके इनसाइड से क्या हो रहा है, आपका सैंड पार्टिकल इसमें से फ्रीली मूव हो जा रहा है और क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी की वजह से उसने बेस्ट किसको बोला, उसने बेस्ट बोला आप 6 टाइम हायर ले लो, सैंड का जो भी डायामीटर है उससे 6 टाइम क्या करो, आप हायर डायामीटर ले लो। और उसने सजेस्ट किया था ये वाला, ठीक है, D50 वाला उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके मुताबिक क्या करना है, D50 डायामीटर है उसके 6 टाइम आपका ग्रेवाल का डायामीटर रखना है। बट उसके बाद उसने ये भी रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये भी रिजल्ट दिया हुआ है, यू कैन यूज़ ऑल्सो दिस वन। अगर आपका D10 का साइज़ है तो उसका भी 6 टाइम, D40 का साइज़ है तो उसका 6 टाइम, या D50 का साइज़ है तो उसका भी 6 टाइम यू कैन यूज़। बस इसको फिर क्या बोला, स्क्वाड्स ने भी वेरीफाई कर दिया और उसने बताया कि यू कैन यूज़ दैट वन, दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। बट क्वाड्स ने उसके पहले अपना खुद का मेथड दिया था, उसमें उसने क्या बोला था, आपको ये दोनों का एवरेज लेना है, जहाँ पे ये वाला रिलेक्शन फिक्स है, ठीक है, ये वाली वैल्यू फिक्स होके रखी है। और वहाँ पे आपको D40 कैसे मिलेगा, D40 आपको इक्वल टू D40 लेना है। तो ये वाला मेथड कब है, जब D ग्रेटर देन 5 हो, उसके लिए ये मेथड है, ठीक है। तो ये दो मेथड है जो अभी तक सजेस्ट किए गए हैं 2 साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है। और आगे भी इसमें रिसर्च चल रही होगी, तो मान लो आगे जाके स्क्वाड्स बोल दे कि C<3 के लिए कुछ आप ऐसा करो, ठीक है, तो वो तो सब चलता रहेगा, बट अभी के लिए इतना अवेलेबल है, ठीक है। सो अब बात करेंगे हम, ये जो बोला उसमें आपको क्या एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपने ग्रेवाल को, ठीक है, उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि आप अपने ग्रेवाल को टाइट पैक रखो, ठीक है, यू कैन सी टाइट पैक और लूज पैक। सो आप ग्रेवाल को क्या रखो, टाइटली पैक रखो, ठीक है, इस तरह से क्या रखो, आपको क्या रखना है, टाइट पैक रखना है। क्यों, क्योंकि अगर आपने टाइट पैड रखा हुआ है तो इसमें से जो ये वाला स्मॉल d है, मान लो यहाँ पे स्मॉल d देखो, ये वाला रेफरेंस सैंड है, वो देखो इतना पार्टिकल इसमें से फ्रीली मूव हो सकता है, बट जबकि इसमें इतने डायामीटर का पार्टिकल भी इजीली मूव नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका 2 mm के सैंड का पार्टिकल है जो सबसे ज़्यादा एब्रेजन करता है, वो हो सके तो इसमें से मूव कर जाएगा, बट इसमें से तो ऑब्वियसली यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या बोला उसने, टाइट पैक रखना हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। आपको क्या करना है,
टाइट पैक रखना है, ठीक है, क्योंकि लूज पैक में क्या होगा, आपका पार्टिकल इनसाइड, ज़्यादा बड़े पार्टिकल भी इनसाइड चले जाएंगे और ये परमेबिलिटी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जबकि यहाँ पे छोटा पार्टिकल भी उतनी आसानी से नहीं जा पाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। आपने पैकिंग देखे हुए हैं, तो ये एक तरह से हेक्सागोनल पैकिंग और क्यूबिक पैकिंग में कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है, आप देख लो। ये कैसा पैकिंग होगा, कुछ इस तरह का है, यस, ठीक है, और ये क्यूबिंग पैकिंग है, ठीक है, इस तरह से। सो यू कैन सी, आपको क्या याद रखना है, हार्ट अटैक आने वाला था क्या, कोई बात नहीं, चलो ओके। तो ये एक चीज़ थी। आगे बात करते हैं पैरामीटर जो हमें इस पे, ओके। तो ये मेथड थी आपकी क्या, ग्रेवल को, डायामीटर को आइडेंटिफाई करने की। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एक चीज़ जो आपको ऑलरेडी बताई थी, दैट इज़ दी आपका फ्लो रेट का फ्लक्चुएशन, ओके। सो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको Q लेस देन QC रखना है, ठीक है। दैट मीन्स कि आइदर शार्प इंक्रीज और शार्प डिक्रीज इन द फ्लो रेट थ्रू 3 इंच ग्रेवल पैक causes a temporary increase in the sand production if flow rate was held uniform after the change. Sand production decrease apparently indicating re-establish of ब्रीजिंग इफेक्ट, ठीक है। ये कब तक होगा, जब आपका क्रिटिकल फ्लो रेट से कम फ्लो रेट है तब। तो आपको फ्लक्चुएशन नहीं करवाना है, फ्लो रेट हो सके उतना आपको यूनिफॉर्म फ्लो रेट से क्या करना है, प्रोडक्शन लेना है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि जो रेट का चेंज है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लो रेट से। बट आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल फ्लो रेट ना अचीव हो जाए, वरना दिक्कत हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो सेकंड चीज़, जो अगर आपका ग्रेवल के साथ सैंड मिक्स हो रहा है, ठीक है, अगर आपका ग्रेवल के साथ सैंड मिक्स हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, परमेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। और इसका एक क्वेश्चन आपको मिला होगा, 5 मिनिमम फाइंड करने वाला। आपको पता है 5 मिनिमम होता था 5 सैंड 5 ग्रेवल इंटू फाइन जो लास्ट पार्टिकल थे, वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन। गेट में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि आप क्या करो, ग्रेवल के जो पोर्स है उसमें सैंड को रखो, सैंड के जो पोर्स है उसमें सिल्ट को रखो, और मिनिमम पोरोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करो, ठीक है। तो ये वाले केस में ही आपकी मिनिमम पोरोसिटी बनेगी। तो आपको याद रखना है कभी भी ग्रेवल और सैंड को मिक्स नहीं करना है, वरना उसकी पोरोसिटी कम हो जाएगी। सो हियर आर फ्यू थंब रूल गिवन टू यू, ठीक है, विच वी हैव डिस्कस। तो कौन कौन से वो थंब रूल है, तो देखो, यूज एज लार्ज एज ग्रेवल एज पॉसिबल बट फॉर्मेशन सैंड मस्ट बी स्टॉप एट द आउटर एज ऑफ द ग्रेवल। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना क्या होता है, परमेबिलिटी रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। ग्रेवल के इनसाइड सैंड चला जाता है, ग्रेवल के इनसाइड सैंड चला जाता है, तो ये परमेबिलिटी को कम कर देता है। ग्रेवल साइज एट 40 परसेंटाइल पॉइंट शुड बी 6 टाइम ग्रेवल 40 परसेंटाइल पॉइंट ऑन दी सैंड एनालिसिस, ठीक है। फॉर लो वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म सैंड द 10 परसेंटाइल पॉइंट्स कैन बी यूज फॉर दी सैंड एज ग्रेवल रेफरेंस, ठीक है। ये हमने क्या देखा, शूसर ने जो बोला था वो 2 पॉइंट देखे, ठीक है, C लेस देन 3, और वहाँ पे वेलोसिटी की भी कंडीशन दे के रखी है। सो दिस इज द केस thumb rule, okay, you can use that, okay. Next is second is the with high flow velocity, more non-uniform sand, fluctuating flow rate and higher gas oil ratio, where sand grain analysis vary within the formation, pay more attention to smaller sand size particularly with हाई फ्लो रेट। ये क्या बोल रहा है कि आपको स्मॉल सैंड साइज पे ज़्यादा अटेंशन देना है जब आपका सैंड का ग्रेस एनालिसिस वेरी हो रहा हो विथ
फॉर्मेशन, ठीक है। मान लो यहाँ पे D10 था, कहीं पे D40, इस तरह का ज़्यादा वेरिएशन हो रहा हो आपकी साइज़ में, सो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस स्मॉलर सैंड साइड। क्यों? क्योंकि ये वाली ही क्या होगी, ग्रेवल में से पास हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर इफेक्टिव ग्रेवल पैकिंग, पैक द ग्रेवल टाइटली, ठीक है। लूज पैक नहीं करना है, टाइटली पैक करना है, ठीक है। और ग्रेवल सैंड रेशियो बेस्ड ऑन दी टाइट पैक, दैट इज द वैल्यू ऑफ दी 6, ओके। ग्रेवल सैंड रेशियो मस्ट बी 6, ओके। पे थिकनेस, ठीक है, ज़्यादा थिक होगा वो हमारे लिए अच्छा है, एटलीस्ट 3 इंच, ठीक है। 3 इंच का तो पैक करना ही है, ठीक है। थिकर पैक्स परमिट हायर फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। और डोंट मिक्स ग्रेवल विथ दी फॉर्मेशन सैंड। तो हाँ, ये 6 पॉइंट है जो हमने सीखे अब तक, ठीक है। जो सारी मेथड देखी उसमें हमें ये 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करूं, आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी बोटी। देखो, ग्रेवल पैकिंग में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको मोस्टली एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे देखो, इधर आप ओपन होल में ग्रेवल पैक कर सकते हो, एज वेल एज दी क्लोज्ड में भी पैक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखो, ओपन में क्या बेनिफिट्स होता था वही यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। क्या लिख के दिया होगा यहाँ पे देखो, आपको फ्लो एरिया ज़्यादा मिलता है जब आपका ओपन होल होता है, ठीक है। फ्लो एरिया हाई मिलता है जब आपका ओपन फ्लो होता है, ठीक है। ओके, सो आप चाहो तो ये पढ़ो, ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली कम ऑन टू दी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी को हमें कंट्रोल करना है, तो कौन कौन से पैरामीटर हमें ध्यान रखने हैं, दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेवल यहाँ पे लिख के दिए हैं। सो देखो, फर्स्ट वन इज दी, देखो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। ग्रेवल की प्रॉपर्टी लिख के दी है, तो पहली चीज़ ग्रेवल की राउंडनेस और स्पिरिसिटी कैसी होनी चाहिए। अब मान के चलो ग्रेवल है, ठीक है, वो एंगुलर है, तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं, एंगुलर शेप तो हमें प्रिवेंट करना है। क्यों? क्योंकि वही तो अब्रेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्लैट और एंगुलर ग्रेन शुड बी अवॉइडेड, ऐसे हमें नहीं करने, ठीक है। ये सब अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोहर का स्क्वायर, सॉरी, डिफरेंट का स्केल है, वो राउंडनेस और स्पेरिसिटी के लिए, दैट इज़ नॉट आवर एस्पेक्ट, वो केमिकल में और उसमें ज़्यादा आता है। ग्रेन की स्ट्रेंथ, ओके, ग्रेन की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आपके लिए क्या रहेगा? अच्छी बात है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन डेप्थ फॉर्मेशन ट्रेस लेवल एज सेम फ्रैक्चर सैंड, ओके। सो ग्रेन की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। एसिड सॉल्युबिलिटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आपका जो ग्रेवल है, ठीक है, आपका जो आप जो ग्रेवल फीड कर रहे हो, दैट इज द 98% प्योर सिलिका, दैट मीन्स SiO2 क्या होना चाहिए? 98% प्योर सिलिका होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि SiO2 आपकी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। बट अगर आपने जो फेल्सपार यूज़ किया, ठीक है, आपने अगर फेल्सपार यूज़ किया, ठीक है, ये सिलिका में क्वार्ट्ज और फेल्सपार 2 एलिमेंट होते हैं, पता है आपको। वो फेल्सपारिक होगी, आर्कोस बेस होगी, ठीक है, आर्कोस बेस होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? HF में आपका ये फेल्सपार सोल्यूबल हो सकता है, एंड दैट इज द वीक ग्रेवल पैकिंग को टेंस करेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एसिड सोल्यूबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ओके। आपका एसिड में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका एसिड में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, वरना कभी हम एसिडाइजेशन या ऐसी जॉब करेंगे इसके बाद, तो वो पूरा का पूरा ग्रेवल कोई अपने साथ लेके चले जाएगा, ठीक है। सेकंड इज द यूनिफॉर्मिटी। सो यू नो, क्वार्ट्ज ने किया, क्वार्ट्ज ने मेथड ने ही तो सजेस्ट किया, ठीक है, मैंने 1.5 लिखा था, ठीक है। दैट मीन्स क्वार्ट्ज ने क्या बोला था कि जो हम ग्रेवल पैक कर रहे हैं, ठीक है, हम ग्रेवल यूज़ कर रहे हैं, मान लो हम ये वाला ग्रेवल यूज़ कर रहे हैं, मान के चलो वी आर यूजिंग दी ग्रेवल, मान के चलो D50 इज इक्वल टू 6 टाइम D50, ये वाला किसने बोला था? सोसर ने बोला था। तो हम ये वाला ग्रेवल पैक, ये वाले डायामीटर का ग्रेवल पैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या था? 50% पार्टिकल ऐसे है जो कोर्स हो और 50% फाइन हो गिवन डायामीटर से। जो डायामीटर D50 को इंडिकेट करता है उस वाले डायामीटर से 50% पार्टिकल कोर्स है, 50% पार्टिकल स्मॉल है। तो
बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। अब जब आपने ये यूज़ किया तब आपने साइमल्टेनियसली D10 और D40 और D90 भी निकाला होगा ग्रेवाल के लिए, ठीक है। आपने D50 निकाला तो आपने D40 और D90 भी निकाला होगा। यस, और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या था ग्रेवाल के लिए लिखना है तो D40 डिवाइडेड बाई D90 कितना रखना है 1.5, ठीक है। ऐसा किसने बोल दिया है, सुसर ने, ठीक है। तो मोर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये लेस देन 3 है, लेस देन 3 मीन्स मोर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद ही तो आपका वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज दी क्ले साइज मटेरियल, ठीक है। क्ले साइज मटेरियल दैट मीन्स बहुत छोटे पार्टिकल, ओके। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, अगर क्ले साइज के पार्टिकल हो गए, ओके, क्ले साइज के पार्टिकल हो गए तो वो क्या करेंगे, फाइन्स पार्टिकल है तो ग्रेवाल की परमेबिलिटी को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस, टर्बिडिटी शुड बी लेस देन 1% होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, यू कैन रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो ग्रेवाल पैक करने वाले हैं, ग्रेवाल जो पैक करने वाले हैं दैट मस्ट बी वाटर वेट, क्या होने चाहिए, वाटर वेट होने चाहिए, ठीक है। अगर वो ऑयल वेट है तो आपको पता है वो SOR बढ़ा सकते हैं, अपना इफेक्टिवली ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स, ठीक है। वाटर वेटिंग कैन बी डन बाय सर्कुलेटिंग वाटर कंटेनिंग 1% वाटर वेटिंग सर्फेक्टेंट थ्रू ड्राई ग्रेवाल, ओके। आप क्या करो, अगर आपका ग्रेवाल वाटर वेट नहीं है तो आप उस पर ऐसा सर्फेक्टेंट डाल दो जो उसे क्या करे, वाटर वेट बना ले, ठीक है। सर्फेक्टेंट का काम ही यही होता है, ठीक है। सो दीज आर दी टेक्निक्स एज वेल एज वी हैव सीन, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, हाँ, ठीक है। ये सारी ऐसी चीज़ें तो लिखी मिलेगी आपको, डोंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दोज, ओके। अब मैं बता दूं कि हम जो ग्रेवाल पैक करते हैं, ठीक है, डार्सी लॉ अप्लाई करके हो तो डेल प्रेशर क्रैक कैलकुलेट। सो दीज आर दी, ये आपको यहाँ पे फिगर पे दिया हुआ है कैसे आप ग्रेवाल को सेट करवाते हो, बट मेरे हिसाब से आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम टू एक्सप्लेन यू हम कैसे ग्रेवाल को वहाँ पे पैक करवाएंगे, ठीक है। सिंपली क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, एन्यूलस में से, ठीक है, 2 मेथड है, ठीक है। वो जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। आप ग्रेवाल को एन्यूलस में से क्या करोगे, 2 स्टेज में होगा। आप ग्रेवाल को क्या करोगे, नीचे भेज दोगे यहाँ पे, उसके बाद क्या करोगे, ये वाली 2 ट्यूब है, ठीक है। आप देखो ये वाली अपनी ट्यूब है और ये वाली हमने और एक एक्स्ट्रा लगाई हुई है ग्रेवाल पैक करने के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यू कैन, आप इसमें ग्रेवाल भेजने के बाद यहाँ से फ्लूइड एंटर करवाओगे, ठीक है। ये वाला फ्लूइड एंटर हो रहा है, वो इसको प्रेशराइज करके फिट कर देगा लिनियर के अंदर, ठीक है, लिनियर के अंदर फिट कर देगा। फिर ये वाला फ्लूइड क्या होगा, इनसाइड एन्यूलस में आके फिर कंसंट्रेटिक पाइप के थ्रू यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल होगा, वो इसको ऊपर उठा देगा और आपका फ्लूइड सरफेस पे फिर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी टेक्निक्स गिवन टू यू, ठीक है। ये इस तरह से आप ग्रेवाल सेट करवाते हो, बट आई डोंट थिंक टेक्निक्स आपको कहीं पे लिखने की ज़रूरत या किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो ये था अपना ग्रेवाल पैकिंग, ठीक है, ये था अपना ग्रेवाल पैकिंग, जिसमें हम हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा होगा, ठीक है। अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव है डायामीटर और वो विड्थ को डिज़ाइन करना, ठीक है, डायामीटर और विड्थ को डिज़ाइन करना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी क्या मैंने जो आपको एक चीज़ बताई, ठीक है, दिस आर दी वी हैव डिस्कस, ओके। सो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आपको बता दूं, आप क्या जो लीनियर है, ठीक है, स्क्रीन और लीनियर विदाउट ग्रेवाल पैक जब आप यूज़ करते हो तो एट दैट टाइम
आप जब भी विदाउट ग्रेवल पैक यूज़ करते हो तो उस टाइम फिर से क्रोबली ने ये रूल बताया हुआ है जो मैंने डिस्कस आपको ऑलरेडी कर दिया कि C ग्रेटर देन 5 है। तो क्रोबली ने क्या बोला है, स्लोट साइड ट्वाइस ऑफ दी 10, ठीक है। क्या बोला है, विथ है वो ट्वाइस ऑफ दी D10 रखना है जब C ग्रेटर देन 5 है तब। और उसके बाद उसने थोड़ा मॉडिफाई किया था कि जब C लेस देन 3 है तब आपको W क्या रखना है, D10 जितना ही रखना है। तो ये रूल आप क्रोबली का यूज़ करके विदाउट ग्रेवल भी लीनियर पैक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, ठीक है। ग्रेवल पैकिंग हमने देख लिया, अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, रेजिन वाली, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे वो तो देखो, जब कभी भी हमें ओके अब रेजिन यूज़ करके आप कैसे सैंड को कंट्रोल करोगे। एक टेक्निक देखा जिसमें हमने देखा ग्रेवल पैक करके किस तरह से कंट्रोल होता है। दिस इज़ द नेक्स्ट टेक्निक, एडवांस टेक्निक गिवन इन योर बुक। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, इसमें आप रेजिन यूज़ करोगे और आप अपने ग्रेवल को सेट करवाओगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेन एवर यू आर यूजिंग द रेजिन, तो रेजिन क्या करेगा, रेजिन कुछ नहीं करेगा, आप रेजिन सैंड कंसोलिडेटेड, इसमें क्या आप करोगे, देखो आपके ये पार्टिकल्स है, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जूम है ऐसा मान लो। आप क्या करोगे, आप अपने पार्टिकल यानी कि व्हाट यू विल डू, आप अपने सैंड पार्टिकल जो रेजिन से कोटेड है, ठीक है, जो रेजिन से कोटेड है वो पार्टिकल को यहाँ पे लाके रख दोगे कि ताकि ये क्या करे, जो ये पार्टिकल है वो सबको मजबूताई से इस तरह से जॉइंट कर ले, ठीक है। सीमेंटेशन प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे, सीमेंटेशन प्रोवाइड करे, ताकि आपका सैंड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए और वो सैंड आना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये होता है रेजिन कंसोलिडेशन मेथड, जिसमें आप रेजिन कोटेड सैंड्स को, ठीक है, रेजिन कोटेड सैंड पार्टिकल को इंसर्ट करवाओगे, इंसर्ट करवा के वहाँ पे अच्छी जगह पे आपको इसको प्लेस करना होगा। तब तो वो रेजिन क्या करेगा, आपके सैंड पार्टिकल्स है उसको कोट कर लेगा और सैंड पार्टिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बना ले और परमेबिलिटी भी अच्छी खासी रहे और फ्लूइड प्रोड्यूस हो सके विदाउट दी सैंड प्रोडक्शन। तो ये टेक्निक कुछ ऐसा इंडिकेशन करती है। अब इसके ये कब यूजेबल है, ठीक है, ये कहानी वही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो, ठीक है। सेकंड चीज, sand consolidation is accomplished by participating resin uniformly in the sand near the wellbore। wellbore के नज़दीक आपको ये यूज़ करनी है। resin attached to the sand grain contacts hardens to form consolidated mass having a compression strength 3000 psi जितनी उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। आप फेविक्विक से क्या कर रहे हो, अपने सैंड ग्रेस को वहाँ पे चिपका रहे हो ताकि वो साथ में फ्लूइड के साथ प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। परमेबिलिटी टू ऑयल इज रिड्यूस बिकॉज द रेजिन ऑक्यूपाइड द पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल स्पोर स्पेस, ठीक है। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, डैट मीन्स मान लो इनिशियली ये यहाँ पे प्लेस हो रहा है अपना रेजिन, ठीक है, इस तरह से, तो ये इस तरह से इनिशियली जो पोरोसिटी थी उसमें ये थोड़ा बहुत तो रिडक्शन डालेगा ही, ठीक है, थोड़ा बहुत रिडक्शन डालेगा ही। दैट मीन्स आपकी ऑयल की परमेबिलिटी ऑब्वियसली इस वाली मेथड में क्या होगी, रिड्यूस तो होगी। बट ये वाली मेथड में आप देखो उतना ज़्यादा रेजिन कॉस्टली है, रेजिन का कॉस्ट है वो है, उसके अलावा आपको जो इक्विपमेंट लग रहा था, ठीक है, सब ग्रेवल पैक करने के लिए वो तो नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको रेजिन वहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया है, ये कब कब सूटेबल होगी, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली आपकी पोरोसिटी तो कम होगी क्योंकि आप एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा मास एंटर करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी पोरोसिटी कम तो होगी ही। तो ये कब सूटेबल है, सो ये वाली टेक्निक आपको सूटेबल है, सूटेबल फॉर थ्रू ट्यूबिंग एप्लीकेशन। दैट मीन्स आपकी ट्यूबिंग का डायामीटर बहुत छोटा है, ठीक है, ट्यूबिंग का डायामीटर छोटा है। अब इसमें आपको और एक कंसनट्रेटिंग पाइप डाल के यहाँ पे ग्रेवल पैक करवाना आपके लिए उतना अच्छा खासा है नहीं, ठीक है, आपके ग्रेवल का डायामीटर ही इसमें से नहीं एंटर हो पा रहा है, ठीक है, आपका ग्रेवल का डायामीटर ही ट्यूबिंग में से एंटर नहीं कर पा रहा है, तो आपको वर्क और के लिए ट्यूबिंग नहीं निकालनी, टाइम सेव करना है और आपको ये वाली मेथड से डिज़ायरेबल फ्लो रेट मिल चलता है, तो यू कैन यूज़।
एप्लीकेबल इन स्मॉल डायामीटर केसिंग, ठीक है, ऑलरेडी केसिंग का ही डायामीटर स्मॉल है। लीव्स फुल ओपन वेल बोर, दिस इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। दैट मीन्स आप जब भी ग्रेवाल यूज़ करते हो, ओके, ग्रेवाल यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया ओपन था फ्लो के लिए उसको रिड्यूस तो करते ही हो, ठीक है, इफेक्टिवली रिड्यूस करते हो, बट अगर आप रेजिन यूज़ करो, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया तो उतना ही रहेगा, जस्ट रिडक्शन कहाँ पे होगा, रिडक्शन होगा यहाँ पे पोरोसिटी में, थोड़ी बहुत पोरोसिटी रिड्यूस होगी, बाकी यहाँ पे जितना फ्लो एरिया ओपन होगा वो तो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। सुटेबल फॉर मल्टीपल रिजर्वायर कंप्लीशन, दैट मीन्स आप एक से ज़्यादा जोन ले रहे हो, ठीक है, एक से ज़्यादा जोन ले रहे हो तो उसमें ऊपर वाले जोन का तो सोचो आप, ठीक है, ये वाला एक जोन है, यहाँ पे दूसरा जोन है, यहाँ पे तीसरा जोन है, तो आप यहाँ पे तो ग्रेवाल को सेटल करवा दोगे, बट ये वाले दो जोन में कैसे ग्रेवाल को रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप रेजिन वाली टेक्निक यूज़ करो, यहाँ पे ग्रेवाल यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट इज दी रेपिडली अबंडेंट प्रेशर है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो वर्क्स, ठीक है, तो कि इसमें ग्रेवाल पैक करना आपके लिए में भी कॉस्टली रहेगा। वर्क्स वेल इन फाइन सैंड, डिफिकल्ट टू कंट्रोल विथ ग्रेवाल पैकिंग, ग्रेवाल पैकिंग आपका फेल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेवाल पैक क्या करता है, ठीक है, ग्रेवाल पैक एक हद तक आपके सैंड के आउटर साइड पे आपका सैंड का ब्रिज बना के वो छोड़ देता है, क्या नहीं करता, वो सैंड को स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड नहीं करता, ऑब्वियसली ग्रेवाल की एक आयु खत्म हो जाएगी उसके बाद, या फिर सैंड्स के बहुत फाइन पार्टिकल्स है वो तो ऑब्वियसली आपके ग्रेवाल में से बाहर निकलने ही वाले हैं। तो दिस आर दी एप्लीकेशन फॉर दी रेजिन मेथड, ओके। अब जो डिसएडवांटेज है, ओके, डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है, ओके, वो बहुत सारी है, ठीक है, ये वाली मेथड अभी उतनी वाइडली यूज नहीं होती क्योंकि ये मेथड के साथ प्रॉब्लम बहुत सारी है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द रिडक्शन इन द परमेबिलिटी, ठीक है, ये देखो, दिस प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉर्मेशन यूनिफॉर्मली थ्रू द कंप्लीशन जोन विदाउट एक्सेसिव रिडक्शन इन द परमेबिलिटी, ओके। दैट मीन्स प्रॉब्लम क्या है, ये लाइन ऐसा कुछ बोल रही है कि एक्सेसिव परमेबिलिटी रिडक्शन के बिना आपको वहाँ पे फॉर्मेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ये एक मेजर चैलेंज है ये वाली टेक्निक के साथ, ठीक है। आपकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, वो आप नहीं चाहते, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको लगाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लास्ट कंडीशन में आप ये यूज़ करो तो अच्छा है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको यूनिफॉर्मली रेजिन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, आप देखो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मैटर करता है, बिकॉज मान लो आप ये आपका ये जोन है और यहाँ पे मान लो ग्रेवा आपकी सैंड है, ठीक है, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ जूम करके, मान लो आपने रेजिन भेजा, ठीक है, और रेजिन को यहाँ पे सेटल होने दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो पूरी की पूरी परमेबिलिटी और पोरोसिटी खा जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे अच्छा खासा रेजिन लगाया बट आपने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये वाले तो स्ट्रेंथ में होंगे नहीं, ठीक है, तो ये तो यहाँ से कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना यहाँ पे वेरी डिज़ायरेबल है, ठीक है। सो उसके लिए उसके लिए मैं आपको बोल दूं कि आप मान लो विथ केसिंग परफोरेशन में रेजिन को प्लेस करने वाले हो, ठीक है, आप परफोरेशन में केसिंग को, परफोरेटेड केसिंग में आपने सोचा कि एक्सेसिव सैंड ना आए तो यहाँ पे आपको रेजिन को प्लॉट करना है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, व्हाट यू हैव टू कंसिडर, सो आपको क्या करना है, मान के चलो यहाँ पे फ्लूइड तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, आप फ्लो आपने वेल को परफोरेट किया, दैट मीन्स वहाँ पे आपका फ्लूइड तो प्रेजेंट है ही, और रेजिन भी आपका एक लिक्विड विस्कस फ्लूइड ही है, ठीक है, क्या है, लिक्विड विस्कस फ्लूइड ही है। तो यहाँ पे आपको ये फ्लूइड की विस्कोसिटी मान लो वेरी लेस है, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखो ये वाले जोन को मैं जूम करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह से, मान लो यहाँ पे ये चला जाएगा, ये मान लो ये जूम है
और मान लो यहाँ पे क्या है, अपना रिजर्वायर का फ्लूइड है, ठीक है। ये परफोरेशन को जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये फ्लूइड है, आपने रेजिन को फ्लूट किया, यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपने रेजिन को डाला, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजिन को डालना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रेन है उसमें आपको रेजिन को रखना है। तो मान लो रेजिन की विस्कोसिटी वेरी हाई थी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्लूइड, ये फ्लूइड के रिस्पेक्ट में रेजिन की विस्कोसिटी वेरी हाई थी। तो हम ईओआर में देखेंगे, बट अभी आप समझ लो क्या करेगा, ये इस तरह से चैनल बना लेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें चैनल बना लेगा, ठीक है। ये आ जाएगा हर जगह पे रेजिन, ठीक है। ये जो डार्क है वो क्या है, अपना रेजिन इस तरह से जल्दी जल्दी चैनलिंग में फ्लो होगा, ठीक है, फिंगर की तरह, ठीक है। फिंगर की तरह क्या होगा, इसमें से फ्लो हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं हो पाएगा, यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, बट मान लो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, ये वाला आप देख सकते हो फ्लूइड है, वहाँ से आपका रेजिन नहीं पहुँच पाया। तो इस तरह से आपकी फिंगरिंग होगी। कब, मान लो यहाँ पे एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपको मैं बोल दूँ 50 kg का ऑब्जेक्ट इसको धक्का लगा रहा है, तो ये कहीं यहाँ पे मान लो 5 kg के ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे 5 kg के, ठीक है, बहुत ही नज़दीक, और आप 50 kg को इसको पुल करवा, इसको पीछे से धक्का लगा रहे हो, तो ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, बट ये दोनों वहीं के वहीं रह सकते, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे हीट होगा उसको वो फेंक देगा, ठीक है। तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वैसे ही जहाँ पे इसको जगह मिलेगा वहाँ से ये निकल आएगा, इस तरह से फिंगरिंग कर देगा, ठीक है। सो विस्कोसिटी आपको लो रखना है, ऐसा कुछ इस पैराग्राफ में आपको बताया है, ठीक है। लो फ्लूइड की विस्कोसिटी आपको मेंटेन करनी है, ठीक है, ताकि आपका फिंगरिंग ना हो, ठीक है। फिंगरिंग क्या होता है, दैट वी विल सी इन दी ईओआर, ओके। सो सेकंड इज, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें 2 मेथड अवेलेबल है, ठीक है। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, यहाँ पे मेथड आपको एक्सप्लेन की गई है और उसका कंक्लूजन आपको इस टेबल में दिया है, ठीक है। सो देयर आर 2 मेथड टू प्लेस दी रेजिन, रेजिन को प्लेस करने के 2 मेथड है। सो फर्स्ट मेथड इज दी फेज सेपरेशन सिस्टम, फर्स्ट मेथड इज दी फेज सेपरेशन सिस्टम and second one is the overflush system. And this can be done by either external catalyst or by the internal catalyst, ठीक है। तो हमारे लिए जो हमें फंक्शन समझना था, कैसे ये काम करता है, ग्रेवाल के सामने क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक है, वो हमने देख लिया। बट अब ये मेथड का थोड़ा मोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं। तो फेज सेपरेशन में क्या होगा, फेज सेपरेशन में हम ऑलरेडी सरफेस पे से एक्टिव जो अपना रेजिन है, सरफेस पे से जो एक्टिव रेजिन है उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे अपने ग्रेवाल में, ठीक है। मान लो ये अपना ग्रेवाल है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये वाला केसिंग यहाँ तक है, तो इसको एक्टिव करवा दिया है हमने सरफेस पे से, और वहाँ पे जस्ट लेके क्या करेंगे, उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। और जो रेजिन प्लेस किया, एक बार रेजिन प्लेस हो जाए उसके बाद उसके ऊपर इनर्ट मटेरियल लगा देंगे, ताकि ये दोनों को क्या करे, स्ट्रेंथ अचीव कर ले, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है, ये वाले मेथड में आपने ऑलरेडी रेजिन को एक्टिव कर दिया है सरफेस पे से ही, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 100% जहाँ पे करवाना था वहाँ पे ही होना चाहिए। दैट मीन्स आपको ये दोनों के ग्रेन को ज्वाइंट करना है, तो वहाँ पे ही ये रेजिन आपका पहुँचना चाहिए। अगर ये इन बिटवीन कहीं पहुँच रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, परमेबिलिटी को ब्लॉक कर देगा अगर यहाँ पे कर रहा है तो, ठीक है। तो ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है ओवरफ्लश मेथड, जिसमें हम एक्टिव मटेरियल को क्या करेंगे, सरफेस पे से एक्टिव नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम सरफेस पे से एक्टिव नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली पहले क्या करेंगे, इस तरह से जो अपने ग्रेन है, ठीक है, जो ग्रेन है
उसमें क्या कर देंगे, अपने मटेरियल को प्लेस करवा देंगे, ठीक है। अभी ये सॉलिड नहीं बना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको प्रेशराइज करेंगे और प्रेशराइज करके हम इसको फोर्स करेंगे, ये ग्रेन को क्या होना, ग्रेन को अटैच कर ले, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप रैंडमली इसको क्या कर रहे हो, रेजिन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो अपनी ग्रेन की स्ट्रेंथ अच्छी अचीव कर सके। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का उतना अच्छा खासा नहीं है डिस्प्लेसमेंट, तो भी चल जाएगा। बट अगर ये वाली मेथड फेज सेपरेशन मेथड से आपका क्या बेनिफिट्स होगा, फेज सेपरेशन मेथड से आप डिस्प्लेसमेंट 100% ट्रू करवाओगे तो के जो कम होने के चांसेस है वो बहुत ही लेस हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही लेस हो जाएंगे। बट ये वाली मेथड पे आपके ये कहाँ पे जाके, ठीक है, आपने रैंडमली डाल दिया है तो वो ग्रेन के बदले के को भी क्या कर सकता है, ब्लॉक करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेस अच्छा करने के आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, तो इसमें कॉस्ट कम लगेगा। तो ऐसे पैरामीटर तो आप सोच सकते हो। तो दीज आर दी टू मेथड टू प्लेस दी रेजिन, ओके। इसके बाद ठीक है, आप रेजिन को सैंड के पार्टिकल पे ऊपर कोट करके भेजोगे, ठीक है। सैंड के पार्टिकल के ऊपर कोट करके जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेजोगे, ठीक है। तो आपका क्ले कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपको जो यहाँ से अंडरस्टैंड करनी थी। ओके, सो इसके साथ आइदर आप एक्सटर्नल कैटालिस्ट यूज़ करो या इंटरनल कैटालिस्ट यूज़ करो, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक में आप क्या करोगे, एक में आपको जो सैंड आपके रेजिन के कोटेड आप भेज रहे हो, ठीक है, उसे क्या करोगे, आप जो सैंड जो रेजिन से कोटेड होगी उसको क्या करोगे, इनसाइड भेज दोगे, ठीक है। मान के चलो आप यहाँ पे लगा रहे हो रेजिन, आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो सैंड कोटिंग होगी रेजिन से उसको यहाँ पे भेज दोगे इनसाइड, और यहाँ पे जो केसिंग में जो सैंड बची उसको आप क्या करोगे, ऑयल से, ठीक है, रेजिन है तो आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, इसको आप क्लीन कर लोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कैटालिस्ट डाल दोगे जो आपने एक्सटर्नल डाला हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नली, ठीक है। पहले आपने रेजिन को भेज दिया, उसके बाद एक्सटर्नली आपने वहाँ पे कैटालिस्ट डाला जो ये वाली प्रोसेस को तेज़ी प्रोवाइड करेगा, स्पीड से प्रोसेस होगी और आपका पार्टिकल वहाँ पे चिपक जाएगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि आपका सैंड फिर प्रोड्यूस ना हो। और इंटरनल कैटालिस्ट में व्हाट यू विल डू, यू कैन मिक्स द कैटालिस्ट विथ द रेजिन, ओके। आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपको यहाँ पे अगर मान लो कोटेड रेजिन भेजना है तो यू कैन मिक्स कैटालिस्ट विथ द रेजिन, जो सैंड पार्टिकल जो रेजिन लेके जा रहे हैं उसी के साथ आपने इंटरनल क्या कर दिया होगा, इसमें कैटालिस्ट मिक्स कर दिया होगा ताकि आपका यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो अब सॉलिड हो चुका होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैटालिस्ट अंदर मिक्स करके क्या कर दिया है, उसको इनिशिएट कर दिया है। तो यहाँ पे जो सॉलिड होगा वो फिर आपको ड्रिल करके या मिल करके रिमूव करना होगा, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है, एक्सटर्नल में आपको ये वाला जो पोर्शन रिमूव था वो लिक्विड फेज में होगा तो इजीली आप उसको रिमूव कर पाओगे। और उसके बाद आप कैटालिस्ट को यहाँ पे फिल करके क्या करोगे, ये स्पीड बढ़ा दोगे इसकी, और इंटरनल कैटालिस्ट में आप ऑलरेडी इंटरनली मिक्स करवा दोगे और फिर यहाँ पे जो सॉलिड एक्यूमुलेट होगा रेजिन का थोड़ा बहुत, उसको आप ड्रिल या मिल करके रिमूव कर लोगे। तो ये थी रेजिन वाली मेथड, ओके। सो these are the problem and mitigation for the sand control, okay. It's too much long to cover the sand control but finally we have covered, ठीक है। So
ठीक है। सो इन द एंड I would like to recall you what we have covered in this sand control. Okay, so with the sand control we have started with the completion. ठीक है, completion में कैसे कैसे हम ध्यान रख सकते हैं वो हमने देखा। सेकंड हमने ग्रेवल को पैक करना सीखा, ग्रेवल पैकिंग सीखा। एंड थर्ड इज द रेजिन वाली टेक्निक सीखी। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो आपको पता है। ठीक है, इसके और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जब स्मॉल डायामीटर हो, ग्रेवल सक्सेस ना हो, या फिर क्या था, आपका स्मॉल डायामीटर हो जहाँ पे आप ग्रेवल को ना भेज पाओ, या फिर आपका फ्लो एरिया ग्रेवल में क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, उसको रिड्यूस करना ना चाहो तो उस टाइम पे आप रेजिन यूज़ करो, मल्टीपल जोन हो तो यूज़ करो। और ग्रेवल कब यूज़ करते थे, जब आपका बहुत डायामीटर बड़ा हो एंड यू कैन यूज़ कि आप अप्रोप्रिएट डायामीटर ग्रेवल का क्या करो, निकाल पाओ। ठीक है, तो उसके लिए हमने मेथड देखी, स्क्वाड्स की, सूशर की और कोबली का रूल देखा। ठीक है, कोबली का रूल देखा तो दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट। स्क्वाड्स ने क्या बोला, एवरेज ले लो D40 D90 का, वहाँ पे D40 इज इक्वल टू सैंड का D40 जब C ग्रेटर देन 5 हो। वो वाली मेथड ओनली एंड ओनली C ग्रेटर 5 के लिए थी। फिर सूशर ने क्या बोला, वो दो चीज़ बताई, वो आप देख लो। और कोबली ने क्या बोला, स्लोट की विड्थ के बारे में दो चीज़ें बताई। तो ये था अपना ग्रेवल। आई होप यू हैव इंजॉयड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने बुक से स्किप की है, दोज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जितना जानना था और जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था दोज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, टेक्निक्स कैसे ग्रेवल को वहाँ पे भेजते हैं, यू कैन सी वीडियोज़ और यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। ओके, बट दैट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था अपना, ग्रेवल के डायामीटर को डिफाइन करना, और वो हमने कर दिया। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन लेट्स हैव अ क्वेश्चन। ओके, वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 फॉर ग्रेवल के लिए किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो सिलेक्ट ऑप्टिमम ग्रेवल साइज। ठीक है, सिलेक्ट, ये इसको अब क्या हुआ, ओके, सिलेक्ट ऑप्टिमम ग्रेवल साइज ग्रेवल साइज दैट मीन्स डायामीटर आपको निकालना है यूजिंग क्वाड्स मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है, क्वाड्स वाली। ठीक है, क्वाड्स मेथड यूज़ करनी है आपको। और आपको जो डेटा गिवन है दैट इज द D10 इज इक्वल टू 0.122 mm। ठीक है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, एंड D40 इज इक्वल टू 0.117 mm। and D90 is equal to 0.087 mm and velocity through half area is 0.02 मीटर पर सेकंड। ओके, इतना आपको डेटा गिवन है एंड बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, ये सैंड के लिए अवेलेबल डेटा है। यू हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम ग्रेवल साइज फॉर द स्क्वाड्स मेथड। ओके, लेट्स कैलकुलेट दिस। तो आपको पता है पहले आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ द सी की। तो सी क्या होता है, D40 डिवाइडेड बाई D90। तो ये क्या होगा 0.117 डिवाइडेड बाई 0.087 और ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ग्रेटर देन 5 मिलेगी। ठीक है, करके देखो, ग्रेटर देन 5 ही होगी। और ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या होता था, आपका सैंड का साइज क्या होगा, सैंड साइज इज D40। आपका साइज क्या होगा D40 एंड आपको क्या यूज़ करना है, बेस्ड ऑन दी क्वाड्स ने क्या बताया था, D40 आप लोगे इज इक्वल टू D40 फॉर C ग्रेटर देन 5। ठीक है, C ग्रेटर देन 5 के लिए क्वाड्स ने क्या बताया, D40 इज इक्वल टू D40
40, ओके। और d लेस देन 3 के लिए उसने बोला था d10 इज इक्वल टू स्मॉल d10, ओके, कुछ ऐसा बोला था, ठीक है। ऐसा किसने बोला था? ये क्वार्ट्ज ने बोला था, ठीक है, क्वार्ट्ज ने ये बोला था, ठीक है। आपको अगर पता ना हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ किसने बोली? क्वार्ट्ज ने बोली, ठीक है। किसने बोली? क्वार्ट्ज ने बोली, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ओके। बट उसने जो फाइनल मेथड दिया है वो कहाँ पे वैलिड है? c ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन है, तभी आप क्वार्ट्ज की मेथड यूज़ कर पाओगे। तो आपका d40 निकल के आ चुका है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल d40 एंड दैट इज द 0.117, ठीक है, दैट इज द 0.117। तो उसके बाद आप d90 निकालोगे, d90 था d40 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 0.117 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू वट एवर द वैल्यू यू आर गेटिंग यू राइट हियर, ठीक है। ये d90 हुआ, ये किसके लिए है? ग्रेवाल के लिए, ठीक है, ग्रेवाल के लिए। और लास्ट में क्वार्ट्ज ने क्या बोला था कि ऑप्टिमम डाया इज इक्वल टू ऑप्टिमम डाया ऑफ द ग्रेवाल क्या होगा? d40 प्लस d90 डिवाइडेड बाय 2 mm, ठीक है, इतना डायामीटर होगा, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस, ये वाला डायामीटर जो यहाँ पे वैल्यू आएगा यू कैन पुट दी हियर, और ये आएगा फाइनल आंसर आपका 585, ठीक है, 0.585 mm, ठीक है। इतना डाया आपका ऑप्टिमम डाया हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी क्वार्ट्ज मेथड। मान लो ये सुसर का मेथड होता, ठीक है, ये मेथड होता सुसर का, तो अगर सुसर ने ये सुसर मेथड वी विल यूज, देन आपका क्या हो जाएगा? d40 इज इक्वल टू 6 टाइम d40, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? d40 इज इक्वल टू 6 टाइम क्या हो जाएगा? d40, दैट मीन्स 6 टाइम इंटू वट एवर यू आर गेटिंग एज द d40 इज द 0.117, okay, 0.117, whatever the value you are getting is the sorry, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएंगी d40। तो ये वाला एक डायामीटर ही तो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ओके, आपका कुछ ये वाला डायामीटर, ठीक है। सो यू हैव टू यूज दिस डायामीटर एज अ ऑप्टिमम डायामीटर, ओके, एज अ ऑप्टिमम डायामीटर। मान के चलो आपका कोफिशिएंट ये वाले केस में ही सुसर की मेथड थी और लेस देन 3 आया होता, तो एट दैट टाइम d10 इज इक्वल टू 6 टाइम d10 करते और ये वाला ही आपका ऑप्टिमम होता, ठीक है, ये वाला ही आपका ऑप्टिमम होता बेस्ड ऑन दी सुसर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है, या फिर आपको मैथ दी फॉलोइंग पूछ सकता है, इसमें से क्या सजेस्ट किया था किस साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ दी formation damage, okay, with next video I hope formation damage we will see, what we will see, formation damage, and will continue with this topic, well problem and the mitigation. Thank you very much, thank you for watching me। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय राम।